Hello everyone, welcome to EveryHow videos. In this video, we are going to start with a new subject that is Political Science of class 12th. Let's start. Political science is divided into two, world politics and Indian politics. World politics and Indian politics. Class 12th की political science is divided into world and Indian politics, and from today in this video we are going to start with world politics, and in world politics we will study Cold War era. Cold War era. This video is not just for 12th class students but also for those who are interested in Indian politics or world politics. So let's start with world politics, and the first chapter is Cold War era. And the first chapter is Cold War era. World politics. Before knowing world politics, we should know what is Cold War and what is Cold War era. In this video, we are talking about Cold War era. We will see how USA कैसे डोमिनेंस कर रहा था, यूएसए एंड यूएसएसआर कैसे डोमिनेंस कर रहे थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, हाउ यूएसए और यूएसएसआर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ यूएसए एंड यूएसएसआर आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सेकंड नेम पढ़ेंगे हम नॉन अलाइन मूवमेंट and its challenge. To dominance of USA and USSR, that is Soviet Union. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूएसएसआर और यूएसए का डोमिनेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो डोमिनेशन जो वो कर रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट एंड इट्स चैलेंज टू डोमिनेशन ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसए. तो यूएसए और यूएसएसआर के डोमिनेंस के अगेंस्ट नैम ने क्या करा था. और तीसरा पढ़ेंगे नैम एंड इंडियाज वेस्टेड इंटरेस्ट. इंडिया के क्या क्या इंटरेस्ट थे नैम से रिलेटेड, और नैम की हेल्प से वो वर्ल्ड में अपनी क्या इमेज बना पाए. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएसए एंड यूएसएसआर के रिलेशन के बारे में. उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद आई विल डिफाइन कोल्ड वॉर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1961. तो 1961 में क्या था, नॉर्थ अमेरिका दैट इज यूएसए, और भी हमें बहुत कंट्रीज है. यूएसए क्या साइड में आप उसके ईस्ट में देखोगे, साउथ ईस्ट में देखोगे तो एक आइलैंड है क्यूबा. क्यूबा एक आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट एरिया में. आपको क्यूबा एक आइलैंड दिखेगा. क्यूबा आइलैंड में फिडेल कास्ट्रो वहां पे कम्युनिस्ट लीडर थे फिडेल कास्ट्रो. और 1961 में यूएसएसआर वरीड थे कि कहीं यूएसए फिडेल कास्ट्रो को ओवररूल या ओवरथ्रोन या फिर अपने रूल से हटा ना दे. फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा आइलैंड के वहां पे रूलर थे, कम्युनिस्ट रूलर थे फिडेल कास्ट्रो. और यूएसएसआर वरीड था कहीं यूएसए रूलर फिडेल कास्ट्रो को रिमूव ना कर. तो इस वजह से 1962 में यूएसएसआर ने सोचा कि हम क्यूबा आइलैंड को एक अपना रशियन बेस बना लेते. रशियन और सोवियत बेस और यूएसएसआर बेस आप बोल सकते हो. उस टाइम रशियन नाम नहीं था यूएसएसआर, और सोवियत नाम था. यूएसएसआर बेस बना लेते. तो उन्होंने सोचा हम इसको एक यूएसएसआर सोवियत या रशियन बेस बना लेते. तो उन्होंने वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर दिए. तो यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिए क्यूबा आइलैंड जो नॉर्थ अमेरिका के बहुत पास था. उसके बाद आफ्टर 4 वीक्स जब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन वहां पे डिप्लॉय कर दिए, यूएसएसआर
ने, तो यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनको पता चला कि क्यूबा आइलैंड पे यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिए। तो जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइजर को पता था कि ये एक फुल स्केल वॉर तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको हम एक फुल स्केल वॉर में तो चेंज नहीं कर पाएंगे, बट हमें उस टाइम जो पॉलिटिकल लीडर थे सोवियत के, उस टाइम जो पॉलिटिकल लीडर थे सोवियत के खुश्रेव, उनसे हमको बात करनी पड़ेगी और इसको डीएक्सेलेट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जॉन एफ कैनेडी ने एक और स्टेटमेंट दी मीडिया में और अपनी मिलिट्री को भी बोल दिया, यूएसए मिलिट्री एंड नेवी को भी बोल दिया कि अगर कोई भी वॉरशिप यूएस क्यूबा की तरफ आ रहा है, यूएसएसआर का कोई भी वॉरशिप यूएसएसआर का क्यूबा की आइलैंड की तरफ आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट कर लो, मतलब उसको इंटरसेप्ट कर लो। तो इसी वजह से यूएसएसआर के शिप वापस टर्न कर गए और दोनों लीडरों ने बोला कि वी विल नॉट स्टार्ट द वॉर। और यही पूरा सिनेरियो को हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये क्यूबन मिसाइल वॉर बोल सकते हो। और इसी टाइम पे पूरे वर्ल्ड को पता चला कि दो सुपर पावर आर अगेंस्ट ईच अदर, और यही एक क्लाइमेक्स पॉइंट था कोल्ड वॉर का, और कोल्ड वॉर की बात यहां से स्टार्ट होने लगी। इस इंसिडेंट के बाद कोल्ड वॉर सामने आ गई बिल्कुल सबके कि हाँ कि राइवलरी सच में है, किस किस के बीच में, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में। तो आफ्टर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको समझ आया, क्यूबा आइलैंड था, कम्युनिस्ट रूल था, तो इसकी वजह से यूएसएसआर सपोर्ट करता था इसको, यूएसएसआर डर रहा था कहीं यूएसए इसके रूलर को ओवरथ्रो ना कर दे, फिदेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो ना कर दे। तो इस वजह से यूएसएसआर ने क्या करा, रशियन बेस बनाने की, मतलब यूएसएसआर या सोवियत बेस बनाने की बात करी और अपने न्यूक्लियर वेपन वहां पे डिप्लॉय भी कर दिए थे। उसके बाद 4 वीक्स के बाद ही यूएसए को पता चल गया और वहां के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने और उनके एडवाइजर ने बोला कि हम फुल वॉर तो कर नहीं सकते, बट हम इसको डीएक्सेलेट करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपनी नेवी को बोल दिया कि अगर वॉरशिप कोई आ रहा है क्यूबा आइलैंड की तरफ, अगर वॉरशिप कोई आ रहा है यूएसएसआर का क्यूबन आइलैंड की तरफ, तो आप उस वॉरशिप को इंटरसेप्ट कर दो। तो ये भी उन्होंने बोला। और दूसरी बात, दोनों लीडर्स जो क्रुशेव थे, पॉलिटिकल लीडर थे यूएसएसआर के, उनके साथ बात करके इस वॉर को नहीं होने दिया। बट पूरे वर्ल्ड में एक इमेज और एक पूरे वर्ल्ड में एक सिनेरियो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक न्यू चीज पता चली कि हाउ मच इज द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसको बोला जाता है, और इस वजह से इन दोनों का फेस यूएसए और यूएसएसआर का सामने आता है पूरे वर्ल्ड के कि ये दोनों कितने बड़े राइवलरी है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो अब यहां पे मैंने स्टार्ट करा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और अभी मैंने बताया कि ये एक टाइम था जब वो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में चेंज होने वाली थी, जब ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में चेंज होने वाली थी। तो ये हाई पॉइंट था। अब उसके बाद सबसे पहले मैं आपको कोल्ड वॉर डिफाइन कर दूंगा। तो कोल्ड वॉर डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज कोल्ड वॉर। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कोल्ड वॉर बता रहा था, और अभी मैंने आपको कोल्ड वॉर का एक क्लाइमेक्स पॉइंट भी आपको बताया कि कोल्ड वॉर का क्या क्लाइमेक्स पॉइंट होता है। अब कोल्ड वॉर को डिफाइन हम कर दे। तो ये क्या होता है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। कॉम्पिटिशन होता है या एक राइवलरी बोल सकते हो आप इसको एक कॉम्पिटिशन बोल सकते हो या राइवलरी बोल सकते हो, या आप इसको एक टेंशन बोल सकते हो। एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन between USA and USSR and their allies तो कोल्ड वॉर की डेफिनेशन अगर आएगी तो कंपटीशन बोल सकते हो आप, राइवलरी बोल सकते हो, टेंशन, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएसए
एंड यूएसएसआर एंड देयर अलाइज, एलाइज मतलब जो उन कंट्री के साथ, जो उन कंट्री के साथ थे, जो उन कंट्री के साथ थे, इन दोनों ही वॉर में, कोल्ड वॉर। और अब दूसरा क्या है, इसमें एक और ऐड कर सकते हो कि विच विल नॉट टर्न इनटू हॉट वॉर। अब हॉट वॉर क्या होती है? हॉट वॉर मतलब दो कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्टली लड़ रही है, दो कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही है। तो अभी तक मैंने आपको बताया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसमें हमने देखा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इमेज भर रही यूएसए और यूएसएसआर की राइवलरी के बारे में, और वो एक बहुत ही हॉट पॉइंट हो चुका था कोल्ड वॉर का, एक बहुत ही हॉट पॉइंट हो चुका था कोल्ड वॉर का। अब उसके बाद मैंने आपको कोल्ड वॉर को डिफाइन कर दिया, इसको हम कंपटीशन बोल सकते हैं, राइवलरी बोल सकते हैं, टेंशन, सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर एंड देयर एलाइज, मतलब जो यूएसए और यूएसएसआर के एलाइज है उन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, राइवलरी चल रही है, टेंशन चल रही है, और विच विल नॉट टर्न इनटू हॉट वॉर, और ये हॉट वॉर में टर्न नहीं हो रही है, और ये हॉट वॉर में टर्न नहीं हो रही है। क्यों टर्न नहीं हो रही है उसका रीजन के लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो व्हाट इज कोल्ड वॉर आपको समझ आ गया है। अब देखते हैं व्हाई कोल्ड वॉर। अभी तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज कोल्ड वॉर, हमने डिफाइन देख कर लिया कि कोल्ड वॉर क्या होती है। अब हम देखेंगे व्हाई कोल्ड वॉर। तो अब कोल्ड वॉर क्या है, अब इसकी मैं आपको 4 रीजन बताऊंगा कि हमारी कोल्ड वॉर क्यों थी। अब ये पावर, मिलिट्री, पावर एंड मिलिट्री, सुप्रेमेसी। तो पावर की बात करते हैं इसमें कि कौन ज्यादा पावरफुल है। कोल्ड वॉर में क्या बात करेगी, यूएसए बोलेगी मैं ज्यादा पावरफुल हूं, यूएसएसआर बोलेंगे मैं ज्यादा पावरफुल हूं। इन दोनों में वो अपना दोनों का मिलिट्री एक्सपेंशन दिखाएंगे, वो यूएसए बोलेगा मैं ज्यादा पावरफुल हूं, यूएसएसआर बोलेगा। और इसमें सुप्रीमेसी की बात होती है कि कौन सुप्रीम है, यूएसएसआर सुप्रीम है और या फिर यूएसए सुप्रीम है। और इसके साथ अलायंस भी आएगा कि किसका कितना बड़ा अलायंस है। तो ये 4 पॉइंट तो बेसिकली सबको पता होते हैं, बट मेन रीजन, एक जो बहुत बड़ा मेन रीजन था वो था आइडियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं विचारधारा, आइडियोलॉजी। पावर एक्सपेंशन दिखाना था, मिलिट्री दिखानी थी, सुप्रीमेसी दिखानी थी, अलायंस दिखाना था कि हमारे साथ ज्यादा लोग हैं, हमारे साथ ज्यादा कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रही है, मतलब हम ज्यादा अच्छे। और फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आइडियोलॉजी, फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसए। तो दोनों की आइडियोलॉजी देख लेते हैं। तो व्हाई कोल्ड वॉर में हमने देखा पावर स्ट्रगल चल रहा था, अपना मिलिट्री एक्सपेंशन दिखाना था, सुप्रीमेसी दिखानी थी वर्ल्ड ऑर्डर में कि हम सबसे सुप्रीम है, और अलायंस दिखाना था कि हाउ मेनी कंट्रीज आर सपोर्टिंग अस, और सबसे बाद आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था। अब यूएसए की आइडियोलॉजी देख लेते हैं और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी देख लेते हैं। अब यूएसए की आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो ये लिबरल डेमोक्रेसी थी, ये लिबरल डेमोक्रेसी थी, और वो सपोर्ट करते थे कैपिटलिज्म को, और वो सपोर्ट करते थे कैपिटलिज्म को। और यूएसएसआर की बात करेंगे तो ये सोशलिस्ट कंट्री है एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते थे। तो फिफ्थ और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो इसका था वो था आइडियोलॉजी। यूएसए सपोर्ट करता था लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को, और ये सपोर्ट करते थे सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब आइडियोलॉजी डिफरेंस की वजह से ही वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। अभी हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में देखा कि वो कम्युनिस्ट थे, फिडेल कास्ट्रो क्या था, कम्युनिस्ट था, इसलिए यूएसएसआर वरीड था कि यूएसए का उसको ओवरथ्रो ना करते, क्योंकि वो इस आइडियोलॉजी का था और इनके एरिया में, तो इस वजह से वो एक्सेलरेट हुई। अब कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म ये हमने 11th क्लास में भी पढ़े हैं, और मैं भी अभी 11th क्लास में पढ़ाऊंगा, बट हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूं। कैपिटलिज्म में बात करते हैं फ्री मार्केट की, और स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा मार्केट में, स्टेट ज्यादा इंटरवीन नहीं करेगा मार्केट में। और सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बात करेंगे कि स्टेट बताएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस, ये व्हाट और हाउ कौन बताएगा, स्टेट, स्टेट मतलब यूएसएसआर बताएगा,
और यहाँ पे फ्री मार्केट होती है कैपिटलिज्म में, और गवर्नमेंट बहुत लीस्ट या ऑलमोस्ट नहीं उसमें इंटरवीन करती उसकी मार्केट में। तो फिफ्थ थी आइडियोलॉजी। सबसे पहले हमने पढ़ लिया व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसके बाद हमने देख लिया व्हाट इज कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर की डेफिनेशन देख ली। अब उसके बाद वाई कोल्ड वॉर में हमने देखा पावर थी, मिलिट्री है, सुप्रीमेसी की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी आइडियोलॉजी, जो हमने देख ली यूएसए और यूएसआर की लिबरल डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म की बात करते थे, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की बात करते थे। इसमें भी हमने देख लिया कैपिटलिज्म मतलब फ्री मार्केट है, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं है कि व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस, और सोशलिज्म में स्टेट का इंटरवेंशन है व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब स्टार्ट करते कि कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आई क्यों। बात करते हैं कोल्ड वॉर की सिचुएशन आई क्यों। अभी हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था, उसके बाद हमने देख लिया कि व्हाट इज कोल्ड वॉर, और हमने देख लिया व्हाई इज कोल्ड वॉर स्टार्टेड। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोल्ड वॉर का रीजन या कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई क्यों एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो सबसे पहले हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे चलते हैं थोड़ा सा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच में, 1935 से 45 के बीच में। अब इसमें आगे देखते, 2 पावर थी आपको पता है, अलाइड और एक्सिस। अलाइड पावर में हम सबको पता है यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक्सिस पावर में हम देखते हैं जर्मनी, इटली, जापान। तो अगर हम एक्सिस पावर की बात करेंगे तो इसमें जर्मनी, इटली, जापान थी, और इसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तो सब थे ही। और ये दोनों ऐसे 2 मेजर ग्लोबल मेजर पावर वर्ल्ड की इन दोनों में आ रखी थी, जिसमें जर्मनी भी थी, इटली भी थी और जापान भी थी, और यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस थी। तो इस टाइम पे जब वॉर हो रही थी तो एलाइड वाले जीत गए थे एक्सेस को हरा के। उसमें हमने बुक की फर्स्ट पेज में देखेंगे तो एक यूएसएसआर की इमेज बनी हुई है और एक यूएसए की। उसमें यूएसए वाले जापान में अपना फ्लैग होस्ट कर रहे हैं और यूएसएसआर जर्मनी में। तो इस टाइम क्या हुआ कि यूएसए ने 1945 अगस्त को यूएसए ने क्या करा, एटॉमिक बॉम्ब, 2 एटॉमिक बॉम्ब जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पर डिप्लॉय कर दिया अपने 2 एटॉमिक बॉम्ब 1945 अगस्त में। यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब डिप्लॉय कर दिए हिरोशिमा और नागासाकी, और उसके बाद बहुत डिवास्टेशन हुआ और जापान ने सरेंडर कर दिया, जापान ने सरेंडर कर दिया वॉर पे और एलाइड पावर जीत गई। बट इस एटॉमिक बॉम्ब के पीछे भी एक हिस्ट्री है। अब इस एटॉमिक बॉम्ब के पीछे भी 2 टाइप के लोग हैं जो क्या बोलते हैं कि ये एटॉमिक बॉम्ब छोड़ने की जरूरत नहीं थी, ये डिप्लॉय करने की जरूरत थी, बिकॉज जो क्रिटिक्स है वो बोलता है कि जापान पहले ही सरेंडर करने वाला था और ये बात यूएसए को पता थी। जापान पहले ही सरेंडर करने वाला था और ये बात यूएसए को पता थी। बट यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब डिप्लॉय इसलिए करा क्योंकि वो दिखाना चाहता था यूएसएसआर को, जो उसी के ग्रुप में था अलाइड में, वो दिखाना चाहता था यूएसएसआर को कि हम आपकी पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं होने देंगे, और वो ये दिखाना चाहता था कि वर्ल्ड में सुप्रीम यूएसए है ना कि यूएसएसआर। तो 2 रीजन थे, वो दिखाना चाहता था कि हम आपकी पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है और हम इसको डिप्लॉय करते हैं, और दूसरी बात हम सुप्रीम है, यूएसए इज सुप्रीम। तो यूएसए दिखाना चाहता था कि वो सुप्रीम है, तो इसलिए उन्होंने ये दोनों जगह बम डिप्लॉय करे। क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। अब दूसरे टाइप के लोग हैं जो यूएसए सपोर्टर है, वो बोलते हैं कि यूएसए को वॉर खत्म करनी थी क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये डिप्लॉय करा
बम बॉम्ब डिप्लॉय करा हिरोशिमा और नागासाकी। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या रीजन है कि यूएसए और यूएसएसआर इतने बड़े राइवलरी है एक दूसरे के अगेंस्ट, इतना कंपटीशन है, तो ये कभी कोल्ड वॉर हॉट वॉर में चेंज क्यों नहीं हुई? ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में चेंज क्यों नहीं हुई? तो अभी तक हमने चार चीजें पढ़ ली है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, व्हाट इज कोल्ड वॉर, व्हाई इज कोल्ड वॉर, और हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के में भी देख लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो सुप्रीम और ग्रेटेस्ट पावर इमर्ज हुई, जो यूएसएसआर और यूएसए थी। और एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 अगस्त में जो यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब डिप्लॉय करे आपके हिरोशिमा और नागासाकी में, और उसका भी हमने देख लिया क्रिटिक्स वाले क्या बोलते हैं उसको कि पहले सरेंडर करने वाला था, और बाद में हमने देखा यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। अब इतनी ज्यादा इनके पास मिलिट्री एक्सपेंशन है, इतने ज्यादा इनके पास अलायंस है, फिर भी कभी ये कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में चेंज क्यों नहीं? तो अभी ये रीजन देखते हैं, कोल्ड वॉर हॉट वॉर में चेंज क्यों नहीं हुआ। तो इसका एक ही रीजन है और एक ही बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तो उसको बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या होता है। अब दोनों पावर्स को पता है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों को पता है कि उनके पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, और जब न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसएसआर डिप्लॉय करेगा यूएसए पे, तो यूएसए भी डिप्लॉय करेगा। अब यूएसएसआर ये सोच सकता है कि मैं उसके न्यूक्लियर जहां पे कमांड है वहीं पे डिप्लॉय करके फिर वो बॉम्ब हम पे नहीं डिप्लॉय कर सकता, बट यूएसएसआर के अलायंस है और वो उस अलायंस के थ्रू यूएसएसआर पे बॉम्ब डिप्लॉय करता है। फिर यूएसएसआर सोचता है अच्छा हाँ, तो इससे मेरा भी बहुत सारा लॉस होगा, मेरी भी सोसाइटी में बहुत सारा डिवास्टेशन होगा, और इतना पॉलिटिकल कोई उनको गेन नहीं हो रहा जितना उनका डिवास्टेशन हो रहा है, इतना पॉलिटिकल गेन नहीं हो रहा जितने उनके डिवास्टेशन हो रहा है उनकी यूएसएसआर और यूएसए की सोसाइटी में। तो दोनों के पास दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, दोनों के पास एटॉमिक बॉम्ब्स है, फिर भी वो कोल्ड वॉर हॉट वॉर चेंज नहीं होते, क्योंकि ये उसको बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। बिकॉज दोनों को पता है अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो विनर की तो बात ही नहीं होगी, विनर की बात नहीं होगी, बिकॉज इतना ज्यादा डिवास्टेशन हो जाएगा यूएसए और यूएसएसआर में कि आप कभी मेजर ही नहीं कर पाओगे कि कितना डिवास्टेशन हुआ है और कौन विनर है और कौन लूजर, कि कौन विनर है और कौन लूजर। तो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में चेंज नहीं हुई, इसका वन ऑफ द मोस्ट ये रीजन है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो इस वीडियो में हमने 4-5 चीजें देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूएसएसआर और यूएसए के ब्लॉक्स के बारे में, जो आपने सुना होगा नाटो और वॉर्सो। तो इन दोनों ब्लॉक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।